मैं ये गाथा आपको हवलदार निहाल सिंह और कैप्टन रामचंद्र यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। 18 नवंबर 1962 का वो दिन था। ठंडिया बस अपने आगाज पर थी। रिजांगला छुशुल सेक्टर में पड़ता है। हम 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर थे। सुबह के 4 बज रहे थे। हमारी पेट्रोल पार्टी ने चाइना के जवानों के 2-3 बटालियंस को हमारी तरफ बढ़ते हुए देखा। उन्होंने हमें तुरंत सूचित कर दिया और हमने अपने मोर्चे संभाल लिए। हमारी कंपनी चार्ली थी, 13 कुमाऊं की। हमारी कंपनी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में थी। कहने को उनका नाम शैतान था, मगर वो एक भगवान थे। मेजर साहब राजस्थान के थे, एक वीर राजपूत। मैं यानी कि रामचंद्र मेजर साहब का रेडियो ऑपरेटर था और निहाल प्लेटून का LMG। चाइना के सैनिक हजारों की संख्या में हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट था। हमारी आर्टिलरी हम तक पहुंचने में असमर्थ थी। हम 120 थे और वो 5,000। PLA के सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्होंने हम पे सर्द सुबह में धावा बोला। हमारी मशीन गन और मोटर उनकी तरफ तन गई। जैसे ही PLA के सैनिक हमारी रेंज में आए, हमने उन पे धावा बोला। बहुत से चाइनीज वहीं गिर पड़े। हमारी हर गोली दुश्मन सैनिकों को भेदते हुए जा रही थी। हमने उनकी 3 प्लेटून को मार गिराया। उनके सैनिकों ने अब तोप के गोले का सहारा लिया। वे हमें ख़त्म करना चाहते थे। भले ही हम पे हेवी फायरिंग हो रही थी, मगर वो हमें कमज़ोर नहीं कर पाए। उन्होंने हम पे 132 mm रॉकेट्स, 120 mm हैवी मोटर, 81 और 60 mm मीडियम मोटर्स, 75 और 53 mm RCL गन्स दागे, मगर वो हमारे एक भी सैनिक को वहां से हिला ना सके। हमारे एक भी जवान ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी जब तक वो मृत्यु को प्राप्त ना हुए। उन्होंने थोड़ी देर बाद सेलिंग बढ़ा दी, जिसकी आड़ में PLA के जवान आने लगे, जिन्हें रोकने के लिए प्लेटून 7 और 8 आगे आई। वह जम कर लड़े। वह सुबह के 7:30 बजे तक लड़ते रहे। जो जीवित था, उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। मेजर साहब ने हर जवान से पूछा कि अगर वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ। पर हम पे तो खून सवार था। हमारे एक भी जवान ने पीछे का रास्ता नहीं देखा। जैसे ही मेजर साहब को पता चला कि हमारी 2 प्लेटून पूरी तरह से समाप्त हो गई है, उन्होंने और हवलदार मेजर साहब ने सोचा कि अब प्लेटून 5 को ज्वाइन करते हैं, जो कि उनसे महज 550 मीटर की दूरी पर थी। सूरजाराम, जो कि प्लेटून 7 के रेडियो ऑपरेटर थे, उन्होंने मुझसे आखिरी बार कहा कि रामचंद्र, अब समय आ चुका है कि हमें अब अपने पोस्ट से निकलकर हाथों से लड़ना पड़ेगा। मेरी बातें फिर प्लेटून नंबर 8 से होने लगी कि तभी हम दोनों प्लेटूनों के बीच करीब 14-15 याक और 700 PLA के सैनिक आ खड़े हुए। वह लोग हमारे पीछे से आए। पहले तो हमें लगा कि वो अल्फा कंपनी है जो हमारी मदद करने आई है, मगर कुछ क्षणों बाद एक आवाज़ गूंजी। हाँ, वो हमारे हवलदार मेजर साहब हरपूल सिंह थे। ये दुश्मन है। मेजर साहब को भी पहले यही लगा था कि वो रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि उन्होंने हेडक्वार्टर से 9 प्लेटून भेजने बोला। वो हम पे नहीं, प्लेटून 8 पे हमला करने आए थे। हमने सोचा कि हम उन्हें अपने शिकंजे में कस लेते और वो प्लेटून 8 और हमारे बीच फंस जाएंगे। मैंने देखा कि नायक राम सिंह ने चाइना के जवान के सर पकड़े
और एक दूसरे में मारे, जिसकी वजह से उनके मौके पर ही मृत्यु हो जाती। राम ने ऐसा करके अनेकों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब राम बलिदान को प्राप्त हुए तो उनके सम्मान में पीएलए के जवानों ने राइफल की बैरल को जमीन में डाल उसके ऊपर हेलमेट लटका दिया। इसके साथ साथ जवानों ने वहां एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, इज्जत सम्मान। हमारे जवान उनको बेनट से नहीं मार पा रहे थे क्योंकि उन्होंने मोटी पड़का पहनी थी। इसलिए राम उन्हें अपने हाथों में पकड़कर मक्खियों की तरह फेंक दे रहा था। बहुत तगड़ा पहलवान था वो। वह मेरे जैसे कई लोगों को उठाकर फेंक देता और कहता, अरे दूध गरम करो। मैं इसका बॉक्सर था। जब पीएलए के जवान हम पे ज़्यादा संख्या में आने लगे तब मैंने देखा कि मेजर साहब गतिहीन हैं। मुझे भी काफ़ी चोटें लगी थी, पर हवलदार मेजर हरफूल सिंह जी ने कहा कि चाइना वालों को मेजर साहब के पास मत आने देना। तब मैंने अपने राइफल के पट्टे को निकालकर मेजर साहब को अपने साथ बांध लिया और धीरे धीरे मैं पहाड़ से नीचे गोल गोल घूमते हुए मैंने सोचा कि नीचे हेडक्वार्टर्स में जाके मदद मांगता हूँ। मगर जब मैं नहर के किनारे रुका तो मेजर साहब की घड़ी में देखा कि उसमें 8:15 हो रहे हैं। हाँ, वो घड़ी एक पल्स वॉच थी जो कि मेजर साहब के पल्स से चलती थी। हाँ, मेजर साहब अब नहीं रहे। मैंने उनका शरीर पत्थरों के बीच में छिपाया और राशन स्टोर की तरफ गया। वो आग से धुआं धुआं हो रहा था। कंपनी तो बस खत्म हो ही गई थी। निहाल जी ने तो अपनी एलएमजी ही तोड़ के फेंक दी जब उन्हें पता चला कि पीएलए के सैनिक उन्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं, मगर वो वहां से बच निकले। मैं कैसे तैसे अपने हेडक्वार्टर पहुंचा एक जीप से। सिर्फ एक कमांडर डीडी शुक्ला ही मुझ पर विश्वास कर रहे थे। फिर ढिंगरा साहब और ब्रिगेड कमांडर भी विश्वास करने लगे। में कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। तब मैंने उन्हें कहा कि आप किसी भी सैनिक के पीठ पर गोली नहीं देखेंगे, सब छाती पर होंगी। धर्मपाल अपने साथियों को बैंडेज लगाते लगाते शहीद हो गया। बहुत से जवान जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं अभी भी गन लेके बैठे थे। चाइना के सैनिक हमारे एक मृत हुए साथी के हाथ से ग्रेनेड तक नहीं निकाल सके। उनके शरीर बर्फ में जम गए थे, जो कि 3 महीने बाद विड्रॉ हुए। ब्रिगेडियर रायना रो पड़े थे। उनकी नकली आंखें अपनी जगह से हिल गई थी। पीएलए के जवान फलों की तरह चारों ओर फैले हुए थे, जिसको देख के दिल्ली वालों को भी विश्वास हो गया। बहुत से जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए एक ही घर या एक ही गांव से थे। कुल 114 सैनिकों की मृत्यु हुई, जिसमें 109 युद्ध स्थल पर और 5 अन्य जगहों पर वीर गति को प्राप्त हुई। बहुत से घर उजड़ गए इस युद्ध में। चाइना के 1300 से 1500 जवानों की मृत्यु हुई और बाकी भाग खड़े हुए। रेजांगला वॉर मेमोरियल आज भी रेवाड़ी में स्थित है। हर उस सैनिक को सलाम है जिसने ये युद्ध पूरी कुशलता से लड़ा। जय हिंद। सलाम है हर उस सैनिक को जो इस देश के लिए लड़ा है।
तो यह थी बैटल ऑफ रिजाइनगा की कहानी, जो हमने कैप्टन रामचंद्र यादव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगले वीर की कहानी मिल सके।